नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीडर जर्नी फ्रॉम बिगनिंग। आज आप झारखंड से आते हैं। थोड़ा सा मैं आप ही से चाहता हूं कि आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपको अच्छी तरह से जान सकें। चतुर्भुज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें आज इस आधुनिक दुनिया में इस आधुनिक कैमरे के माध्यम से लोगों तक हमारी बातों को या फिर एक आदिवासियत को वो पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है। तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मनोज कुमार सोए, झारखंड के कोल्हान एक टेरिटोरी है, मैं वहाँ से आता हूँ और मैं हो समुदाय से हूँ। और मैंने हो समुदाय के लिए मतलब अभी काम कर रहा हूँ। एक आदिवासी हो समाज महासभा नाम की एक संस्था है जो हो कम्युनिटीज़ के ऊपर में काम करती है। मनोज जी नमस्कार। हाँ। जोहार। तो आज हम आपकी यात्रा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपकी क्या है, आपके क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था है, जो ग्राम स्वराज का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, किस प्रकार से आपके यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। मैंने सुना है कि ऐसा कुछ वहाँ पे है जो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना के आधार पर है किसी न किसी रूप से। तो आप हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए चतुर्भुज जी, बहुत अच्छा बात आपने आकर्षित किया है। हमने अपने क्षेत्र में जब से होश संभाला है और वहाँ की कानून व्यवस्था को हमने समझने का प्रयास किया है। जैसे महात्मा गांधी जो है, देश आज़ाद होने के बाद में उनका एक मैसेज पूरे भारतवर्ष में, इवन पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक गया है कि ग्राम स्वराज्य। तो जब मैं अपने वहाँ का देखता हूँ और जो ये जर्नी हम लोग कर रहे हैं, मैंने मध्य भारत का भ्रमण भी किया है और भारत देश में ऐसे भी कई जगह हैं जहाँ पे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल हैं, आदिवासी कानून आदिवासी। जिसे हम बोल हाँ, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो कई भारत के अंदर ऐसे कानून हैं जो संविधान में अंगीकृत हैं मगर लोगों को मालूम नहीं है। जी। जिसमें आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ 6 शेड्यूल का अपना एक कानून है आदिवासियों का। उसी तरह अगर आप झारखंड में आएंगे तो CNT एक्ट है, स्पेटी एक्ट है और वहीं जो है एक कानून न्याय व्यवस्था से चलती है, विल्किंसन रूल के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, जिसमें ग्राम मुंडा होते हैं, मानकी होते हैं। ग्राम में मुंडा होते हैं और साथ पीड़ में मानकी होते हैं। तो ये पीड़ जो शब्द आपने लिया है, ये हम किससे माने? अगर समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ब्लॉक है, जी। जिला है। जब जिला बनता है तो उसमें कुछ ब्लॉक्स आते हैं, फिर एक उसमें कलेक्टर या जिसको DC बोले जी बिल्कुल, वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कलेक्टर। तो फिर एक ब्लॉक में जो है 100 गांव को 200 गांव को लेकर के एक ब्लॉक बनता है। तो एक समझने की ये सके, एक पीड़ में आपका 10 गांव आ सकते हैं, 20 गांव आ सकते हैं और एक पीड़ में 50 गांव भी आ सकते हैं। तो मानकी जो है एक पीड़ में 3-4 भी हो सकते हैं, किसी एक पीड़ में एक मानकी भी हो सकता है। जी। तो मान लीजिए एक पीड़ में आपका 50 गांव है तो 10-10 गांव करके 5 मानकी भी उसमें हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। और इसकी न्यायिक व्यवस्था में अगर देखें तो हाल ही में जो
सरकारी लेवल पे लोग जाने लगे हैं। तो अभी 2 फरवरी को जो है आपका सरिंगसिया घाटी में शहीद हुए थे अंग्रेज़ों की लड़ाई के सामने, उस शहीद दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं वहाँ पर। उसी दिन विल्किंसन रूल को न्याय पंच परिषद के नाम से एक अलग कोर्ट दिया गया। अच्छा, अभी अभी। हाँ, हालांकि ये पहले से था। हम लोगों ने बात की कि आपने कहा था कि ग्राम स्वराज का जो महात्मा गांधी ने कहा था, तो मेरे स्टडी के दौरान मैंने ये पाया कि ये जो व्यवस्था है ग्राम स्वराज का, ये हमारे हो कम्युनिटी में देश आज़ाद होने से पहले से ही ये व्यवस्था जो है चली आ रही है, जिसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक में जो भी हमारे कस्टम हैं, हमारे दस्तूर हैं, उस कानून मतलब वो कानून ही आप समझिए, जो हम लोग बच्चा जन्म लेता है, जिसकी प्रक्रियाएं होती हैं, वो विल्किंसन रूल है। जी। शादी करने के जो पद्धति है, जो दस्तूर है, उसको पूरा करना, वो विल्किंसन रूल है। मौत के बाद जो उसका अंतिम संस्कार होता है, वो भी विल्किंसन है। और उसी के साथ साथ में जैसे ज़मीन से विवादित झगड़े हैं, वो सब चीज़ मुंडा के स्तर पे निपटारा किया जाता है। और उसी में अगर मान लिया जाए कोई ज़मीन का विवाद है, गांव स्तर पे नहीं सुलझा, तो वो 2 मान की, 3 मान की, 5 मान की, इस तरीके से वो फिर आगे जाके, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरीके का। और हाँ, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए कि आप ये बताइए कि जो आपने मुंडा जो शब्द लिया है, जो मुंडा नाम जो उस ग्राम स्वराज की परिकल्पना में जो वो जो एक पर्टिकुलर रूल्स के अधीन वो बनाया गया है, बताया गया है, तो मुंडा के क्या क्या अधिकार होते हैं और वह किस प्रकार से किसी भी जो उस ग्राम सभा में जो मुंडा की अध्यक्षता में जो ग्राम सभा होती है, उसमें कोई मुद्दा अगर आता है, जैसे ज़मीन का आपने एक उदाहरण दिया, तो उस ऐसा कोई एक उदाहरण आता है और वो किस प्रकार से उनका समाधान वहाँ पे हो सकता है, या अगर समाधान नहीं होता है तो फिर आगे जाके उनको कहाँ पे भेजा जाता है, थोड़ा उसका विस्तारित रूप थोड़ा मिल जाए। देखिए, उसमें ऐसा है, अभी तक जो मैंने देखा है, तो उसमें क्या था कि हम लोग का बहुत कम गांव में, मतलब कहें तो इक्का दुक्का गांव में ही जो लिखित रूप से लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, किए थे शुरू से, लेकिन फिर भी वो चल रहा था वो कानून। तो अभी अगर अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, और क्योंकि लोग भी इस चीज़ को समझना चाहते हैं, कई बार सरकार के साथ ये मुंडा मान के सिस्टम को लेकर के काफ़ी विवाद भी होते हैं हमारे, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। तो जैसा आपने कहा, तो उसमें एक चीज़ निकल के आया है कि अगर कोई समस्या, मान लीजिए अभी ज़मीन का हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, ज़मीन का एक केस है, आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर में सीधा सा दिखता है कि जब कोई दोनों में झगड़ा होता है, असंतुष्टि होती है, तो जा कर के थाना में जाते हैं या फिर वो कोर्ट में जाके दायर करते हैं। तो अभी तक आपको हम बता रहे हैं 3000 से ज़्यादा मामले हमारे कोल्हान के कोर्ट में पेंडिंग है। सरकार भी उसके ऊपर में सरकार कोर्ट भी जो है उसके ऊपर में डिसीजन नहीं देने सकी। तो जब इस पे एक कमेटी बैठी, मतलब कोर्ट के तरफ से कमेटी बैठी और सरकार ने इसके ऊपर में पहल की, तो उसमें फिर इसका न्यायिक व्यवस्था क्या है, तो 1-2 केसेस हमने देखे हैं जिसमें केस आया और फिर हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट से फिर शायद सुप्रीम कोर्ट भी गया। एक केस मेरा ध्यान में आ रहा, नहीं, बिहार के समय का बात है। और अभी रिसेंट में भी एक केस ऐसा हुआ जिसमें कोर्ट गया, लेकिन कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं दे पाया, और वो केस फिर कोर्ट से मानकी के यहाँ दिया गया। ये उनके कार्य क्षेत्र से
बाहर है और ये इनकी अपनी एक व्यवस्था है। वहाँ पे जो वो निर्णय होगा, जैसे मान के लेवल पे गया और जो भी प्रक्रिया है बैठ के गांव वाले फिर वहाँ पे और दोनों लोगों के बीच में वो बातें होने के बाद वो डिसीज़न आने के बाद में फिर जो वहाँ का जो लोकल जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो उस पर मुहर लगाती है। ये यूँ समझे कि जो भी ज़मीन का विवाद था वो केस आप मान की हैं, आपने उसमें डिसीज़न लिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो डिसीजन क्या केवल पर्टिकुलर एक मानकी के ऊपर निर्धारित होता है या पूरा ग्राम सभा मिलकर उस केस को उसका फैसला लेते हैं या उनको सभी को वो बोलने देखिए का हक जनरली होता जो है? कोर्ट में होता है ना वो वहाँ भी होता है। अब देखिए कोई गांव में आपको पता होता है कि इसके पास कितनी ज़मीन है और मुंडा के पास में गांव का नक्शा और गांव का जो भी कागजात होते हैं वो जो इंडिविजुअल लेवल पे वो पर्चे होते हैं ना उस पे, और टैक्स भी मुंडा काटते हैं वो ज़मीन का। अच्छा। अगर वही उसी चीज़ में अगर आप जाएंगे कोर्ट में तो वो गांव के लोगों को नहीं जानता। एक मानकी एक गांव को बेहतर तरीके से जानता है, एक मुंडा एक एक आदमी को जानता है और उसी गांव का मुंडा होता है। तो इसमें फैसला लेने में बहुत आसानी होती है। गांव वाले लोग रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, सबको पता होता है और सारा लेखा जोखा रहता है मुंडा के पास में। क्योंकि मुंडा प्रत्येक व्यक्ति के घर में कितने लोग हैं, कितना ज़मीन किसके पास में है, तो विवाद जो है होते हैं लेकिन उसको निपटारा करने में आसानी हो जाता है। अगर मान लिया जाए वो व्यक्ति जो जिसके पक्ष में निर्णय हुआ और दूसरा पक्ष असहमत है तो वो फिर मानकी के पास भी ट्रांसफ़र होता है। एक मानकी से अगर नहीं होता है तो फिर वो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर वो 4 मानकी 5 मानकी उसमें रहते हैं। जैसे 10,000 कोर्ट 20,000 कोर्ट जैसे हमारी व्यवस्था बनाई गई है ऐसे शायद अलग नहीं है लेकिन उनको शासन उनकी शासन नीति जो है वो उसमें वो है। जी जी बिल्कुल सही समझा मैं। तो एक चीज़ मेरे को भी थोड़ा सा स्पष्ट जैसा कि आपने कहा तो हम भी ये जानना चाहेंगे कि क्या जो फैसला जो होता है जो निर्णय जो होता है क्या उसमें ग्राम वालों की जो गांव के जो लोग होते हैं क्या उनकी भी भूमिका होती है उसमें, थोड़ा वो स्पष्ट हो जाता। हाँ जी बिल्कुल। अभी भी जैसे हमारे यहाँ कोई ज़मीन को लेके विवादित होता है तो उसमें गांव वाले लोग का बहुत अहम रोल रहता है। मुंडा जो है सारे गांव वाले लोगों को लेकर के ही चलता है और उसमें जैसे मान लिया जाए हमारे गांव क्षेत्र में कोई ज़मीन है किसी को देना है, स्कूल बनाना है, सरकार भी अपने मर्जी से वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकती है। और बहुत अच्छी चीज़ आपने कही कि उसमें गांव वाला लोग का क्या रोल रहता है। तो उसमें ये है कि कई बार हमें सरकार के लोगों से, मैंने पहले भी एक बात कही कि सरकार के लोगों के साथ में काफ़ी हमारी कॉन्फ्लिक्ट होता है। होता क्या है, एक सीईओ जब ब्लॉक लेवल पे आता है तो उसे लगता है कि ये ब्लॉक एरिया के जितने भी ज़मीन हैं मैं जिसको भी चाहूँगा उससे संबंधित वो अपने आप को अफसर मानता है। तो हमारे यहाँ जस्ट उसका विपरीत है। वहाँ पे मुंडा और मानकी अगर उस चीज़ को नहीं ऑथराइज करता, मुंडा मानकी इन द सेंस देखिए पूरे गांव वाले लोग को इसको कानून के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कानून में मुंडा है और मानकी है, डकुआ है, दिउरी है। दिउरी गांव का पुजारी होता है जी, और उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। डकुआ जो गांव में क्या बोलते कोई अपराध हुआ तो उसको पकड़ के लाने का, जैसे पुलिस का काम। अच्छा ठीक है, जो संतरी पहले हुआ करते थे। हाँ, वैसे गांव में सूचना देने के काम, ये सब भी उसका काम रहता है। तो उसमें जब अब मुझे किसी को ज़मीन देना है स्कूल के लिए, मान लीजिए आपको मुझे ज़मीन देना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि सभा बुलाएंगे, ग्राम सभा बुलाएंगे। ग्राम सभा में फिर रेजोल्यूशन पास होगा और सारे निर्णय आने के बाद में जैसे कोई समिति है पास करती है उसी तरीके से गांव में भी सर्व समिति से
उसको पास किया जाता है। इसके बाद उसके क्या लाभ है, क्या होंगे, गांव के इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, गांव का क्या रोल रहेगा, ये सारी चीज़ें उसमें तय होकर के आती है। जी तो उसमें अगर देखा जाए तो मुंडा अकेले से कुछ नहीं हो रहा जी है। तो ये एक न्यायी व्यवस्था है जिसमें पूरा गांव सहभागिता, जिसमें पूरे गांव सहभागिता की सहभागिता होती सहभागिता है। जी होती है और उसके बाद ही वो कार्यक्रम होता है और जी कई बार उसमें बैठना भी पड़ता है। बैठना मतलब? मतलब जैसे कोई चीज़ में असहमति हो रही है अच्छा, और गांव में नहीं लग है। रहा है कि किसी व्यक्ति का मतलब विचार चाहिए, तो उनका भी इंतजार किया, उसकी सहमति भी मांगी जाती है। जी जैसे जी मान जी लिया आज हम लोग गांव में इतने सारे लोग हैं, तो उसमें एक होता है ना कि गांव में बुजुर्ग है या फिर थोड़े पढ़े लिखे हैं या फिर जो इस चीज़ पे अपना विचार दे सकता है, वैसे लोग अगर नहीं आते हैं तो भी वो पेंडिंग रहता है। जी तो जी उसमें पूर्ण सहभागिता की ज़रूरत होती है। जब पूर्ण सहभागिता हो जाती है तो फिर वो हम लोग उसको करते हैं और नहीं होने से तो फिर क्या होगा कि अगला जो एक भी आदमी है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। जी। तो जैसा आपने बताया कि इस प्रकार का जो प्रारूप आप जो आदिवासी क्षेत्रों में बना हुआ है, तो शायद महात्मा गांधी जी के जो ग्राम स्वराज का जो सपना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक वो उसी से प्रभावित है। हम्म, हम उसको मान सकते हैं कि पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ स्वरूप में वो उससे प्रभावित है, जहाँ पे गाँव के लोगों का, गाँव के लोगों के लिए, गाँव के लोगों के विकास के लिए और गांव के लोगों का ही राज होगा, जिसे हम स्वराज, हमारा हमारे ऊपर ही राज होगा, हमारा फैसला हम खुद कर सकते हैं, जहाँ पे किसी अदालत या किसी अन्य जो प्रशासनिक जो कार्य व्यवस्था है उसकी ज़रूरत ना हो। नहीं देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत है चूँकि हम भारत में हैं और कई बार लोगों को लगता है कि ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसे मतलब काफ़ी बार कंप्लीट होता है बाहर के लोगों के साथ में कि यार क्या है ये इस तरह का, तो बाधाएं आ जा रही है। जैसे पैसे बनाने वाले लोग उस कानून से नहीं चल पाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़मीन अगर लेना हो हमारे क्षेत्र में, जहाँ पे भी आदिवासी बसे हुए हैं, वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ उनके मिनरल्स जो है ना काफ़ी मात्रा में जी 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 रहते हैं। तो लोगों का जो आदिवासियों के प्रति जो एक होता है कि दृष्टिकोण जो होता है, वहाँ पे वहाँ के चीज़ों को कैसे लें, क्योंकि आदिवासी उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं और बहुत जल्दी लोगों के ऊपर विश्वास भी करते हैं और बहुत भोले भी होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए अभी जैसे सरकार जब बनी, सरकारें आई, फिर जिला का, ब्लॉक का, राज्य बना, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, तो ये भी भारत के ही लोग हैं और जो अभी हम जिस परिप्रेक्ष्य में अभी भारत का विकास का कल्पना कर रहे हैं या पॉलिसीज़ बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ और मैंने करीब से देखा है कि जो भी मॉडल्स अभी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में ये आपको मतलब रनिंग पीरियड में देखने के लिए मिलेंगे। जी बिल्कुल। जी मैं एक दो उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान चला, जी हमारे लोगों ने वाटरशेड का के साथ में उसको बहुत अच्छा जोड़ा है। जहाँ घर होता है, घर के बाहर में देखिएगा कि शौकता गड्ढा जैसा वो लोग, हमला हमारे यहाँ पे भी वो होते हैं। ठीक है, और उसका इंटरकनेक्टेड बहुत अच्छा होगा। वो आपको वो वाड़ी प्रोजेक्ट मिले दिखेगा उसमें, जो आज सरकार दीदी वाड़ी के नाम से कुछ कुछ चीज़ें चल रही है। इसके बाद में अभी हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट जो करते हैं, हमारे यहाँ दुबी उसको बोलते हैं। एक बाहर में घर के थोड़ा सा दूर में गोबर ओबर फेंकने का, जो भी गीला या फिर इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग एक जगह उसको इकट्ठा करते हैं। और पहले तो हमारे समाज में प्लास्टिक और ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ये नहीं था। अब तो क्या कहेंगे, मॉडर्न चीज़ें हमारे आदिवासियों में भी अभी आ जी। चुकी है। हम आज का आधुनिक हाँ, आधुनिक परिभाषा में जिसे हम विकास कहते हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारे यहाँ पे भी इफेक्ट उसका कर हो रहा है इफ़ेक्ट उसका। हुआ है। तो जब इन सारे चीज़ों के ऊपर में हम स्टडी करते हैं और देखते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा आदिवासी समाज में वो सब चीज़ें हैं, सर्वसम्मति से निर्णय लेना। और जैसे डैम वगैरह जो अभी बन रहा है, सरकार बना रही है, हमारे लोग नदी में पानी जब ख़त्म होता है तो उनकी जो मैनेजमेंट व्यवस्था है, वो गाँव में चंदा करते हैं। इसके बाद उसमें मिट्टी का वो ये बनाते हैं, डैम बनाते हैं, अच्छा। ताकि वो लॉन्ग टाइम तक रहे, पशुओं के लिए, नहाने के लिए, खेती के लिए। तो इस तरह का पूरा मैनेजमेंट जो है
है गांव में। लोग कहाँ रिचार्ज वाटर शेड के ऊपर में भी बड़ा अच्छा, मतलब जो ट्राइबल एरिया में देखिएगा आपको ऑलरेडी वो सब चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये सब चीज़ अभी सरकार इस सब चीज़ों को समझ रही है और रिसर्च करके इनके ऊपर में फिर ला रही है और उसको अपना प्रोजेक्ट में शामिल करके कर रही है। तो हम ये कहें कि भले ही आदिवासी जो है पढ़े पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन प्रकृति, चूँकि वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी लाइफ जी कैसा हो, इसके ऊपर में अगर किसी को रिसर्च करना हो तो मैं समझता हूँ कि आदिवासियों के बीच में आप जाएं। तो मनोज जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि आदिवासी जो, जैसा आपने अभी बताया कि आदिवासी का प्रकृति से एक गहरा संबंध होता है, और हमने यह देखा है हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अगर हम इसको जोड़ के देखें तो कि जहाँ पर विकास होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रकृति को नुकसान पहुँचता है, प्रकृति का ह्रास होता है। तो क्या आप हमें बताएंगे कि ऐसा कोई आदिवासी, क्योंकि आदिवासी समाज एक तरीके से प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो आदिवासी समाज का ऐसा कोई उदाहरण आपको दिखता है जहाँ पर बिना प्रकृति को नुकसान पहुँचाए उस गांव का विकास हुआ है, वहाँ का लाइवलीहुड बढ़ा है, या वहाँ पे किसी भी संबंधित ऐसा कोई काम हुआ है जिससे हम यह जान पाएँ कि हम प्रकृति को प्रकृति को नुकसान करे बिना भी हम विकास की परिकल्पना कर सकते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। विकास विनाश, जी बड़ा अच्छा लगता है विकास का नाम सुन करके, लेकिन इसका विपरीत अगर देखेंगे तो विनाश है। लेकिन आदिवासी, देखिए, विकास को बहुत तरीके से देखा जा सकता है और विनाश को बहुत तरीके से देखा जा सकता है। मैं अगर ये कहूँ कि विकास अभी तो मतलब एक तरह से कहें तो बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, आदिवासी जंगलों में तो जंगल को ख़त्म कर दे रहे, लकड़ी बेच दे रहे, ये कर दे रहे, वो कर दे रहे हैं। तो जिस हिसाब से लोगों की जो ज़रूरतें हैं, एक जीना, लाइफ को जीना, जैसे एक आदिवासी समुदाय में हैं, तो अभी मैं मॉडर्न और मैं अपने समुदाय के बीच में जब जाता हूँ तो मैं, जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं, प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो लोगों की जो ज़रूरतें बड़ी आज के डेट में बिल्डिंगें बन रही है, दरवाज़ा, खिड़की, जो भी चीज़ आप डेवलपमेंट का जो आप देखते हैं, रोड बनेगा, पत्थर चाहिए, गिट्टी चाहिए, घर बनेंगे, उसमें दरवाज़ा चाहिए, खिड़की चाहिए, पेड़ लगेंगे, वो कहीं ना वो कहीं कहाँ से आते हैं? कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आपको कोयला चाहिए विकास के लिए तो वो आपको फैक्ट्री चलाना है तो आपको जंगल से खोद के निकालना निकालना पड़ेगा। पड़ेगा। तो सही है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज जितने भी शहर मतलब चकाचौंध बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें तैयार हो रही हैं, तो वो जो बिल्डिंगें बन रही है, वो बिल्डिंगों को बनने का जो मटेरियल्स हैं कहाँ से आते हैं? कहीं ना कहीं कोई जंगल तोड़ा गया, जहाँ पे लकड़ियाँ काटी गई। तो विकास का जो हम एक कहें तो आज भी हम जब गांव पे जाते हैं तो बांस के दरवाजे मिलेंगे, बांस के खटिया मिलेंगे घर पे, जैसे अपना है। तो आदिवासी समुदाय में बहुत बड़ा बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। रिसाइकलिंग होने जिससे वस्तुओं का वो यूज करते हैं। घर पे चाहिए मिट्टी, मिट्टी हुआ तो फिर मिट्टी में वो मिल जाएगा। एक खपड़ा बना है, जो खपरा हम लोग जिसको बोलते हैं, वो मिट्टी से बना, फिर कुछ समय बाद बर्बाद ये होगा तो मिट्टी में जा करके मिल जाएगा, फिर रिसाइकलिंग वाला सिस्टम है। उसी तरीके का जो दीवार है, हमारे जो भी घर बनते हैं, देखिएगा नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनते हैं, और गाँव से ज़्यादा ज़रूरत इन सारे चीज़ों की शहरों में है। जी, हम लोग विकास कहते हैं, बिल्डिंग है, ये है, क्या आप बिना बिल्डिंग का नहीं रह सकते हैं? हाँ, वो ही मैं आपसे हम हाँ जो हाँ। अभी तो चर्चा कर एक रहे एक हैं। विकास जो आप कहते हैं कि मतलब खाना खाना है, अरे जैसे आदिवासी समुदाय में आपको मतलब एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको अगर जीना है तो आदिवासी समुदाय में जाके कम से कम साल भर 6 महीना आप वहाँ उनके साथ गुजार के देखिएगा। सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको हम क्यों अर्जित करें?
आदिवासी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं इकट्ठा करता, जितना चाहिए उसको उतना वो उगाता है और उसको खाता है। ज़मीन की भी इज्जत करता है, ज़मीन का भी मतलब कुछ भी चीज़ पैदा करने के लिए उसके पास भी ताकत होनी चाहिए ना। अब 12 महीना उसमें आप खाद डाल करके उसको ज़बरदस्ती का उसको उगा रहे हो, जी तो विकास का जो एक अभी सरकार के नज़रिए से और जो अभी मॉडर्न युग देखता है, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम बहुत सारे जैसे मेडिकल का है, स्वास्थ्य से संबंधित है, हम इन तकनीकों को अपनाते भी हैं, इसका विरोध भी नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। रास्ते हैं तो ठीक है, बन रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग हैं वो भी बन रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने की क्या ज़रूरत है? जब आपको एक दो दो कुठरी में और दो चीज़ों में रहने का ही हो जाए, तो देखिए उसमें उसमें भी नेचर को आप मतलब बचाएंगे। आप अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना, होटल बनाना चाहेंगे, तो भाई उतना आपको पत्थर, गिट्टी, बालू, आज नदियों में पानी सूख गया है जी बालू के कारण, आज बहुत सारे पत्थर टूट चुके हैं। ऐसा भी आ जाएगा कि एक समय वो भूकंप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब पृथ्वी का एक संतुलन है ना, कहीं पे भी पहाड़ है तो उस पहाड़ का माने मतलब है, नदी में बालू है तो उसका माने मतलब है। तो आज का विकास का दृष्टिकोण में अगर देखेंगे तो आदिवासियों में अगर आप देखिएगा तो उनको गाड़ी घोड़ा की उतनी ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत सारे पेड़ पौधे काटने की ज़रूरत नहीं है। पूर्वजों में मैंने मतलब उनसे सुनता था कि हमारे यहाँ धन दौलत किसको मानते हैं मालूम है? वो आज पेड़ लगाएंगे ना, मेरे परपोते लोग इस पेड़ का लाभ लेंगे, क्या वो उसकी फिक्स डिपॉजिट है। क्योंकि आज ये घर बना है तो मेरे घर पे आज भी जो लकड़ियां हैं वो काफ़ी भारी भरकम हैं, ठीक है। वो लकड़ियां मतलब लगी हुई हैं, आज भी उनको मैं एक याद की तरह जब सोया रहता तो उन लकड़ियों को देखता हूँ। तो उस समय मेरे दादा दादा लोगों ने कुछ पेड़ पौधे लगाए, तो पेड़ पौधों को सुरक्षा भी करते हैं, और वो कहते हैं कि ये मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट, मेरे पोते लोग, मेरे परपोते लोग इस पेड़ का लाभ लेंगे। तो इस जी तरीके से वो विकास को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो खेत है, खलिहान है, जो भी है, उनको वो मेंटेन करके रखते हैं। आज भी मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, मैं विकास को ऐसे देखता हूँ कि ज़्यादा उपज लेना है, ठीक है, नई नई तकनीकें हैं, उससे हम लोग ज़्यादा उपज लेंगे। तो मैं अपने परिवार में माता पिता को, और इवन बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको बोलिएगा ना कि हम लोग श्री विधि से और खाद लगा के थोड़ा सा इसको करेंगे, वो मना कर देते हैं, बोले ऐसी खेती करना ही नहीं है। मतलब जो ट्रेडिशनली है, तो मैं सोचता हूँ कि अरे यार ये लोग विकास विरोधी बात कर रहा है, मतलब इससे धान ज़्यादा होगा, तो और वो नए बीजों को वो लेना भी नहीं चाहते हैं। जी कि जैसा हमने यहाँ भी जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है डिस ऑन द लीडरशिप स्कूल, उसमें भी हमने विभिन्न प्रकार के जो इन बातों पे चर्चा की है। तो कि जो वर्तमान जो हमारा जो जैसा आपने कहा है कि जो हमारा जो वर्तमान समाज है उसने विकास की परिकल्पना को एक सीमित दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर केवल उन्हें जो वस्तुएं हैं जो इस प्रकृति ने हमें दी है उनका लूटना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उनको निकालना। जैसे मैं अगर मिनरल्स की बात करूँ तो अभी वर्तमान समय में ज़रूरत से ज़्यादा मिनरल्स हमारे जो पृथ्वी है, जो हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनसे निकाले जा रहे हैं। तो एक समय कहीं ना कहीं मुझे भी आपकी बातों से ऐसा लगता है कि हम उन चीज़ों को खो देंगे। तो खोने के बाद क्या स्थिति होगी उस जगह की, उसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ है, जैसे अभी गाड़ी बन रहा है, लोहे का प्रोडक्शन हो रहा है, स्टील है, फिर खिड़की दरवाजे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपको तो आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जा रही हैं, लेकिन कहाँ से वो चीज़ें आ रही है उसको कभी आपने देखा है क्या? वो नहीं देखते हैं आज के डेट में ना। तो और अभी तो ऐसा हो गया है कि सरकार बन गई है और किसी को बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाना है तो उसमें लोहा चाहिए, उसमें पत्थर चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे चाहिए, तो वहीं से वो सारी चीज़ें आती है। तो हम उसका क्यों करें? मतलब हमारा कहना है कि वो सब चीज़ों को घटा सकते हैं। ज़िंदगी जीने का मतलब है कि लाइफ में कैसा खुशी होता है। ट्रैवल में आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, उनका जो लाइफ स्टाइल है, मतलब कपड़े आप देखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति को दोहन करके ही अपने जो शौक हैं उनको पूरा करते हैं। जी बिल्कुल। घर घर में गाड़ी चाहिए,
हर दिन नए कपड़े चाहिए, हर दिन नए जूते चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ से होती है? प्रकृति के संसाधन जो हैं, उन संसाधनों को तोड़ मरोड़ के उसको फैक्ट्री में डाल के इधर से फिर उधर निकालते हैं। तो आप देखिएगा आज के डेट में इस लाइफ में लोग कहते थे पहले कि लोगों की जो लाइफ थी बहुत लंबी हुआ करती थी, जी लेकिन आज का उसका डिफिनेशन देखे रिसर्च में भी, अगर लोग कहते हैं कि 60 साल 70 साल उससे ज़्यादा तो लाइफ है ही नहीं। तो इसको कहीं ना कहीं जो मॉडर्न लेवल के जो हम लोग जिसको विकास बोलते हैं, उस तरीके का खान पान भी हो रहा है और वो शरीर पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो देखा जाए तो विकास का परिभाषा जो है मतलब एक तरह का वो एक माया जाल जैसा है। आप अगर हम जैसी बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें अगर हम लोग किसी के साथ कहें तो आपको कहेंगे गंवार है, क्या बात कर रहा है, डेवलपमेंट के खिलाफ कर रहा है। तो क्या हमने वास्तव में विकास की परिकल्पना को एक ऐसे जगह से जोड़ के रखा है अभी वर्तमान के कि मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहिए या ऐसा कुछ है। तो हमने उस एक सीमित दायरे में लेकर उस विकास को छोड़ दिया है। लेकिन वास्तविक विकास जो अगर हम माने तो जहाँ पे हमें जो ज़रूरत की जितनी आवश्यकता होती है अगर हम उतना ही प्रयोग करें तो हम प्रकृति का भी विकास कर पाएंगे, प्रकृति को भी नहीं खोएंगे और हमारी जो सेहत होती है कहीं ना कहीं उसको भी हम बेहतर तरीके से। तो हम मैं वास्तविक जैसा हमारी बातों से ये हमें पता चला है कि वास्तविक विकास जो है वो हमारी सेहत और हमारे आसपास जुड़े क्षेत्र से के विकास से संभव है, ना कि रोड से, आपके बांध से, ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, बड़े बड़े कारखानों से। आप एक गांव में रहते हैं, ठीक है, तो आप अपने गांव में पानी को कैसे प्रिजर्व करना है, खेती कैसे होगी, किस स्तर से होगी, बैल बकरी कहाँ चरेंगे। देखिए ये चक्र है, आपके बैल बकरी कैसे होंगे, आपने लाइवलीहुड के लिए खाने पीने की जो भी पदार्थ हैं वो कैसे, बैल बकरी मुर्गा मुर्गी कैसे पालना है, कैसे कहाँ रहना है, इस तरह की चीज़ें जो है वो पूरा चक्र है उसमें, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मतलब ये जो है ना, ये आदिवासियों में अगर आप देखिएगा तो उनका लाइफ स्टाइल में जाके देखिएगा तो उसको बताने से समझ में नहीं आएगा। उसको अगर लोग जा कर के जिएँ तो हमको लगता है कि वो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और विकास सही मायने में। जैसे क्या होता है, आप में हैप्पीनेस नहीं है, बहुत पैसा आपने कमा लिया, मतलब दोहन करके मतलब प्रकृति को दोहन करके एक ही चीज़, आप उसको दोहन करने के बाद में एक कागज़ में उसको बदलते हैं, कागज़ ही बनता है जा करके, ठीक है। लेकिन उसके वजह से अभी बहुत सारा चीज़ पता नहीं चल रहा है, लेकिन देखिएगा एक वक्त के बाद में उसका रिजल्ट दिखता है। जी, अभी भी अगर हम उसको वास्तविक रूप से देखें तो आप यूरोपियन देशों में जाकर देख लीजिए तो उसका वास्तविक पता चल रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी उन्हें ज़रूरत है उससे 50% ज़्यादा वो लोग उन संसाधनों का दोहन करने पे तुले हुए हैं। प्राकृतिक जो मिनरल्स हैं या कोई भी आप स्रोत देख लीजिए उनका दोहन चल रहा है। जैसे मेरे को केवल एक जोड़ी कपड़े में एक जोड़ी चप्पल में या एक जोड़ी स्लीपर में, एक जोड़ी जूतों में मैं अपना समय गुजार सकता हूँ जहाँ तक हो। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि मेरे घर पे 10-15 जोड़ी, मैं हर रोज़ नए नए कपड़े पहनूँ, मैं हर रोज़ नई नई चीज़ें के साथ चलूँ, नहीं मेरे पास वो वाली कार होनी चाहिए। तो क्यों नहीं उन चीज़ों को जो मैं आदिवासी समाज में जैसे पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं और आने वाले समय में भी हम पूरे भारत की यात्रा करने जा रहे हैं तो हमें वहाँ भी इन चीज़ों को ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज ने इन जो हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है जो हमारे, तो उन्हें बचा कर रखा है। तो मैं इस चीज़ से मानता हूँ। तो हमारी जो पूरी चर्चा में यही देखने को मिला है कि किस प्रकार से आदिवासी समाज आज भी, जो हम कहते हैं कि भारत में पहले स्वशासन नहीं था या फिर राजतंत्र था, लेकिन हमें आज भी देखने की ज़रूरत है, उससे और ऊपर जाकर हमें देखने की ज़रूरत है कि भारत में जो सदियों से लगातार अभी तक स्वशासन चला आ रहा है, जो गांधी जी की परिकल्पना है स्वराज, हिंद स्वराज की, तो वह उसी की एक प्रतिमूर्ति है। तो अभी हमने आज मनोज जी से बात की, हमें
बहुत अच्छा लगा मनोज जी आपसे आदिवासी समाज के बारे में जानकर। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज मेरे साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ का एक आईना दिखाया कि हम अभी वर्तमान समय में कैसा विकास देख रहे हैं, और जबकि उस विकास का जो इफ़ेक्ट, जो इनविजुअल इफ़ेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं अभी वर्तमान समय में, तो वो आने वाले समय में हमारे ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। तो आपने हमें एक ये स्पष्ट तरीके से बताया कि कैसे एक आदिवासी समाज जो होता है उस उनको आप भी आज भी देखते हो कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी आदिवासी समाज रहते हैं वहाँ पे प्राकृतिक संपदा परिपूर्ण है। प्राकृतिक संपदा एक विकसित धरोहर के रूप में है, लेकिन हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें उनकी जगह से बेदखल करके उनका दोहन करना चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हम जो एक परिकल्पनित एक तस्वीर में बनाया हुआ विकास हम देख सकें। हम एक जहाँ पे भारत माता जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे जंगल, यहाँ तक कि वहाँ उसका वो पीछे वाला जो अंतिम कड़ी में खड़ा हुआ व्यक्ति विकास किसे मानकर चल रहा है वह नहीं देखते, लेकिन जो बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज भी हमारा जो तंत्र है वह उन प्राकृतिक संसाधनों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से दोहन करना चाहता है, ताकि हम एक ऐसे विकास की परिकल्पना कर सकें जो विकास नहीं, जैसा आपने एक शब्द कहा कि विकास और विनाश, तो वह विकास नहीं, वह विनाश की तरफ हम अग्रसर हैं। उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा चतुर्भुज जी कि जैसे हम लोग डेवलपमेंट का जो पॉलिसी या डेवलपमेंट जो सरकारें भी आई, एक तरीके से कहा जाए तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। सरकार और अच्छी तरह से काम कर सकती है। जो भी सरकारें आती हैं, जो भी सत्ता में आते हैं, आप जिसके बारे में विकास की कल्पना कर रहे हो उस समुदाय में जाकर के उनको जाके पूछे कि आपके हिसाब से आपका विकास क्या है जी। और वहाँ से आपको पता चलेगा कि उनके समुदाय में ज़रूरतें क्या है और क्या विकास की नीति हो सकती है उनके लिए। तो उस आधार से उसको आधार लेकर के उनसे बात करके और अगर हम काम करें तो हमको लगता है कि सरकार का इसमें मदद भी होगा और सरकार का वो भी इसको मदद करेंगे। आप देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है जहाँ पे भी वो डैम बड़े नहीं चाहते हैं, मतलब चाहिए डैम छोटा चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी रोड नहीं चाहिए, चाहिए रोड छोटा रोड चाहिए जिसमें साइकिल जा सके, मोटरसाइकिल जा सके, गाड़ी चाहिए इतनी गाड़ी नहीं चाहिए। मतलब जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हम मॉडल युग को भी नहीं करते, समय के साथ साथ में बदलना भी हम चाहते हैं, लेकिन आप जो एक फ्रेमवर्क लेकर के में और डायरेक्ट हम लोग करते कि नहीं रोड बना देंगे, अरे उस जंगल को काट के वहाँ पे रिसोर्ट बना देंगे और ये कर देंगे। तो कभी आपने सोचा है कि उस जंगल में जानवर रहते हैं, वहाँ आदिवासी समुदाय वास करता है, वहाँ पे उनकी संस्कृति है, वहाँ पे बहुत सारे इमोशनल चीज़ उनके साथ में ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें होती है। तो उनको अगर पूछ के अगर हम विकास का परिकल्पना करें, उनके सपनों को अगर हम पूरा कर सके, तो हमको लगता है कि भारत जो है खुशी का धनी होगा, सम्मान का धनी होगा, अपनी लाइफ को जीने का धनी होगा। मतलब उसको कल्चरली रिच धनी मान सकते हैं। भले हम पैसा उगा ले, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बेच के आदिवासी को बर्बाद करके, नदी का पानी सुखा के, बालू बेच के, बहुत सारे डेवलपमेंट उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उन डेवलपमेंट का क्या मतलब रह जाएगा। आप अपने परिवार को के साथ में खुशी नहीं रह सकते हैं। आपने इतना सारा चीज़ किया किसके लिए?
जी बिल्कुल। तो एक तरह एक हम इसको कह सकते हैं कि विकास विरोधी नहीं है हम, लेकिन विकास जिसको करना चाहते हैं, जहाँ हम काम करना चाहते हैं, सरकारें बनती हैं तो ऑब्वियसली उनका भी सोच रहता है कि नहीं हमको काम करना है। तो हमको लगता है कि उनसे आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है, मैं आपसे पूछूं या फिर आपसे मैं मांगूं, तो वहाँ पे शायद आपको मैं खाने का दे दूं तो आपका पेट भर गया, या फिर आपकी जो समस्या है आपसे सुन के आपका यहाँ सॉर्ट आउट हो, तो हमको लगता है कि विकास सही मायने में होगा। जी, जैसा आपने कहा है कि वास्तविक मायने में विकास कल्चरल जो डेवलपमेंट होगा वो होगा। हाँ, तो इसको हम एक शब्द में अगर माने तो हमारा जो विकास होगा वो कल्चर के ऊपर डिपेंड होता है बिल्कुल। कि कहीं हम हमारे कल्चर को खोते नहीं जा रहे हैं। हमारी जो प्रकृति है, धरोहर है हमारी, जो जो हमें हमारे बुजुर्गों ने जो हमें दी है, क्या कहीं हम उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, या फिर क्या कहीं हम दोनों में एक बीच का रास्ता निकाल कर जहां पर प्रकृति को भी नुकसान ना हो और कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी की जो उसकी ज़रूरतें होती है जीने के लिए वो भी उनकी पूरी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा अगर हो तो हम एक बहुत ही शानदार या बहुत ही सुंदर हिंदुस्तान का निर्माण कर सकते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से। आपको जीवन मिला है जीने के लिए ना, जी जीने के लिए आप जहाँ रहते हैं, अगर हर एक गांव अपने तरीके से अपने कल्चर के बीच में बंधा रह जाए। अभी देखिएगा, मतलब सीधा सा उदाहरण देखिए, जब कोई गांव में पर्व होता है, दुर्गा पूजा ही आता है और कुछ भी होता है, तो यहाँ पे इतना सारा ताम झाम, इसकी ज़रूरत है? पटाखे, फिर बहुत सारे अन्य अंतर चीज़ें वहाँ पे आ जाती है, उसकी ज़रूरत हमें तो उसको एंजॉय करना है ना। हम उसको बिजनेस बना के बैठ गए हैं। जी आपको खुश रहना है तो खुश रहने के लिए जो उसका जो मूल चीज़ है, जो उस त्यौहार का चीज़, उसको एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा अगर देखिए ये सारी चीज़ें सब सॉर्ट आउट होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा, पीछे जी देखना होगा मुड़ के, जी, वहाँ जाना होगा जहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी थी कि अपने अंतिम पूर्वजों के पास भी पूर्वजों के पहुंचना पड़े। पास। वहाँ आप देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगी। आजकल हम लोग पीछे देखना ही छोड़ दिए हैं, आगे ही दिख रहा है। आपको दिख रहा है आगे में किसी बिल्डिंग है तो अब कंपटीशन चल रहा है कि मुझे उससे पार करना है, उसके ऊपर जाना है, तो हम पीछे कभी मुड़ के नहीं देखते हैं। जी और बिल्कुल जब सही कहा। जब तक आज की ये चक्र आ रहा है फिर से देखिएगा, हम जब तक वहाँ पहुँचते हैं, जब वहाँ पहुँच के खड़ा होकर देखते हैं तो इस बीच में इतने सारे विनाश हो चुके होते हैं, तब आप फिर जीरो से शुरू करने का सोचते हैं। तब सोचते हैं यार 100 पेड़ लगा दो। एक आदमी का उसको अगर आपने मार दिया, ठीक है, पैसों से, दुनिया की बहुत सारी संपत्ति से, घर से, बिल्डिंग से और रुपया पैसा से, गाड़ी से, घर से, शोहरत से, आप उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकते हो। जी बिल्कुल, वो न्याय नहीं होता। हम पिछले 2-3 दिन से जिन शब्दों के ऊपर जो हमारे जो प्रियम्बल में, जो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुए हैं, हम उन पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो आपने आज उसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है कि वास्तविक न्याय क्या है। क्या किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको सजा, जो जिसने अन्याय किया है उसको सजा मिलना ही न्याय होता है। तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको भी एक देख पा रहे हैं कि जैसा आपने कहा है कि अगर हम आज हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि मैं उस मंजिल तक पहुँचूँ, और उस मंजिल पर पहुँचने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको विकास नहीं, वो विनाश नज़र आता है। और फिर वो आदमी फिर जीरो से फिर लोगों को बताना शुरू करता है कि नहीं पेड़ लगाओ, ये बचाओ, वो जी बचाओ। जी और आज के डेट में ये ट्रेडिशनल हो गया है कि मतलब ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे भारत में जो आज के डेट में ये कहते हैं यार पैसा वैसा जो घर गाड़ी ये सब ज़िंदगी में कुछ नहीं है, जी जंगलों की ओर लौट चलो। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो आपने विनाश किया प्रकृति, देखिए प्रकृति को एक बार नुकसान होने के बाद में उसको रिकवर करना, आप रिकवर नहीं कर सकते हो, जी बिल्कुल। क्योंकि उसका एक साइकिल है। वो खुद ही अपने आप को रिकवर करती है, लेकिन वो फिर
उसके लिए हमें आपको लाखों जैसे साल पहले हाँ, जाना आपको पड़ेगा। आपको यहाँ से पत्ते चाहिए इस पेड़ से, मतलब खाना खाने की ये के लिए, तो आप एक साथ पेड़ को काट के पूरा पत्ता तो नहीं ना लाओगे। आप वहाँ से कुछ पत्ते लिए, फिर वो सर्वाइव हो रहा है वैसे ही। जी तो बिल्कुल। उस तरीके का हम लोग प्रकृति में सच है। और पीछे अगर देखिए, इस सारे सवालों का जवाब एक ही जगह मिल सकता है। आप अपने थोड़ा पीछे जाइए, पूर्वजों के पास जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। अगर वहाँ पे भी आपको जवाब नहीं मिल रहा तो और थोड़ा सा पीछे जाइए। जी आप जितना पीछे जाएंगे, आप आपके सवालों का आंसर उतने मिलते जाएंगे, और सही मायने में ज़िंदगी क्या है आपको पता चलेगी। जी और मौका मिले आप सबों को तो आप झारखंड ज़रूर आएँ। और विल्किंसन रूल, जो ये आदिवासी की जीवन पद्धति है जीने की, उसमें न्याय है, उसमें उनके लाइफ स्टाइल है, सारे जीवन से लेकर के मृत्यु तक की चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी। तो आप वहाँ ज़रूर आएँ। और वहाँ की जो अ, क्या कहें उसको, कल्चरली बहुत धनी हैं वहाँ के हमारे लोग। तो वो कल्चर कैसे धनी हैं, वो पैसे, घर, बिल्डिंग आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन उनके जो कल्चर हैं आज भी मतलब देखा जाए तो मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस समुदाय से आता हूँ, मुझे वहाँ जन्म मैंने लिया। तो आप ज़रूर आएँ और आदिवासी समुदाय में होस्ट कम्युनिटी को भी आप जानें। ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जिनकी बहुत सारी अच्छी प्रथाएं हैं, हाँ, कल्चर हैं। लेकिन हो समुदाय में भी एक बहुत अच्छी एक चीज़ है जिसको हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे। उसको मैं आपको बयां नहीं कर सकता। अगर अभी आपको कभी मौका मिले तो आप झारखंड आएँ और आप हमसे मिल सकते हैं और उस ज़िंदगी को जी सकते हैं, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आज आपसे चर्चा कर कर एक खुशी की और एक वास्तविक परिकल्पना का आभास हुआ। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।